जय हिंद। देखना सवाल में क्या कहा गया कि भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियां किसकी देन है, यानी ट वर्ग जो आया है वो किस भाषा परिवार से आया है, वो हमसे ये कहना चाह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ भाषा परिवार से ट वर्ग आया है। और द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है तो आप अच्छे जानते हो। यहां से आ जाती है कन्नड़, यहां से कन्नड़ आ जाती है, तमिल आ जाती है, तमिल तमिल आ जाती है, तेलुगु आ जाती है, तेलुगु तेलुगु आ जाती है, तेलुगु। जबकि तमिल जो है तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है उसकी भाषा है, और तेलुगु जो है वो तेलंगाना की है, और कन्नड़ कर्नाटक की हो जाती है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि ट वर्ग जो है, ये ट वर्ग किस भाषा परिवार से आया है, तो वो आया है द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम। आगे आ जाते हैं, देखना सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। सवाल नंबर आगे कहा गया है, यहां पर देख लेते हैं। सवाल में कहा गया, आपके सामने सवाल है, करना शुरू करो। इसमें कह रहा है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, यानी ब्रजबुली को और किस नाम से जानते हैं, ये कहना चाह रहा है कि ब्रजबुली भाषा को और किस नाम से जानते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो इस ब्रजबुली भाषा को हम पुरानी बंगला के नाम से जानते हैं। ये सवाल पूछा गया है भाई, प्रीवियस आप उठाकर देखोगे तो ये सवाल आपको ऐसे ही रखा हुआ मिलेगा कि ब्रजबुली भाषा को और किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं पुरानी बांग्ला के नाम से। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये आया सवाल आपके सामने। सवाल में कहा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। अयोगवा वर्ण दो होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। अयोगवा वर्ण दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे अंग और विसर्ग जो होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाते हैं भाई? अयोगवा हो जाते हैं। लेकिन ये जो पहला वाला है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अनुस्वार बोल देते हैं, अनुस्वार। इसको अनुस्वार बोलते हैं, जबकि इस वाले को विसर्ग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोल देते हैं। इसको विसर्ग बोलते हैं। कभी कभी सवाल ये बन जाता है, जो अयोगवा है इसकी स्थिति क्या होती है, तो इसकी स्थिति जो होती है, ये होते हैं स्वर। स्वर जो होते हैं अपने, स्वर के बाद और व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले। ठीक है भाई, व्यंजन से पहले इनकी स्थिति, यानी स्वर और व्यंजन के बीच में ये हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। काम खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर आगे रहा है भाई, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। क्या कहा गया? सवाल में कहा जा रहा है हमसे कि हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं दो प्रकार के। ठीक है भाई, वर्ण या जो अक्षर होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के हो जाते हैं। इसमें तो कुछ था ही नहीं। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए। सवाल नंबर अगला आपके सामने आ गया। क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है। आप अच्छे जानते हो तत्भव कौन से शब्द हो जाते हैं, तो आप कहोगे तत्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी से आते हैं। तत्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी से आते हैं। और तत्सम क्या होते हैं भाई? आप कहोगे तत्सम क्या हो जाते हैं? तत्सम, तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं। संस्कृत से लिए जाते हैं। किससे भाई? संस्कृत से लिए जाते हैं। तो मैंने पहचान आपको बताई थी यहां पर कि ये वाला जिसमें रे ऊपर की तरफ लगा हो या नीचे की, जैसे यहां पर मैंने धर्म लिखा, धर्म, तो ये रे इस तरह से लगा हो या फिर इस तरीके से लगा हो, तो ये तो हो जाते हैं तत्सम। ठीक है भाई। लेकिन भवर, ये भवर थोड़ा सा गलत है। यहां पर भवर इस तरीके से होना चाहिए था, ये होना चाहिए था भवरा। भवरा है, सॉरी, भवरा इस तरीके से। ये भवरा की जो सही स्पेलिंग है वो ये है। और जिसके ऊपर ये चंद्र बिंदी लग जाती है, जिसके ऊपर, जिस शब्द के ऊपर ये चंद्र बिंदी लग जाती है, उसको हम हमेशा और हमेशा तत्भव की श्रेणी में रखते हैं। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, चंद्र बिंदी होनी चाहिए थी, इसने इन्होंने सिर्फ बिंदी लगा के रखी है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। सवाल में कहा जा रहा है हमसे, ये रहा आपके सामने। सवाल में कह रहे हैं कि दीठी, दीठी का तत्सम रूप क्या है। दीठी का तत्सम,
इस समय जो दीठी है ये तत्भव रूप है, तो दीठी का तत्सम हमसे पूछा जा रहा है, तत्सम। और मैंने कहा था तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोल देते हैं। तो दीठी का जो तत्सम बनता है वो बनता है दृष्टि। क्या बन जाता है, दृष्टि। देखो जिस शब्द के अंदर ये ऋषि लगी हुई होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, आंख मीच के मार देना। तो दीठी का क्या बन जाएगा, दृष्टि बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखियो क्या कह रहे हैं आप, ये सवाल कह रहा है हमसे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा होता है। तो भागीरथी होता है। क्या होता है, भागीरथी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है, भागीरथी। समझ रहे हो, इसमें भय में आ का डंडा नहीं है तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, और छोटी की मात्रा है। इस वाले में आ का डंडा नहीं है, वरना ये सही हो सकता था। ठीक है भाई, इसलिए गलत है। भागीरथी में जो गैप मात्रा है वो छोटी की या बड़ी की होती तो ये सही हो सकता था। सारी जो शर्तें हैं भागीरथी स्पेलिंग की वो ऑप्शन नंबर बी फॉलो करता है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगले में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला कह रहा है हमसे, ये रहा सवाल आपके सामने, करना शुरू करो। ये कह रहा है हमसे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मैंने हर तरीके का सवाल यहाँ पे रखा है, आपको मजा आएगा सवालों को करने में, बशर्ते आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और लाइक भी दबा देना चाहिए, बाकी वो आप कर लोगे खुद ही। ठीक है भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें ढूंढना है। तो हिरणी होता है, हिरणी। समझ रहे हो, जैसे हिरणी होता है वैसे ही विरहिणी होता है, विरहिणी। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका गलत है, क्योंकि रै पे मात्रा नहीं होती है। यहां पर देखो तो यहां पर तो रै पे मात्रा नहीं है, लेकिन है पे गायब है। यहां पर आप देखो तो रै पे मात्रा नहीं होनी चाहिए थी, है पे होनी चाहिए थी। और ये सारी शर्तें कौन फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर सी करता है। समझ रहे हो, ये होता है बिरहिणी। जैसे हिरणी होता है वैसे ही बिरहिणी होता है, समझ रहे हो। तो बिरहिणी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है, सवाल के अंदर पूछा जा रहा है हमसे कि छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय आप जानते हो अच्छे से, प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं। जो मूल शब्द होता है उसके जो अंत में लगते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रत्यय बोल देते हैं, उसी को हम प्रत्यय बोल देते हैं। तो प्रत्यय आप समझ गए, प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं। और जो मूल शब्द के शुरू में लग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको उपसर्ग बोलते हैं, उपसर्ग। उनको क्या बोल देते हैं, उपसर्ग बोल देते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है प्रत्यय। यानी कि इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, आप कहोगे इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, तो इसमें छलिया दे रखा है, तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा छल। इसमें मूल शब्द हो जाएगा छल। इसमें पठनीय है तो इसमें हो जाएगा पठ। इसमें मूल शब्द हो जाएगा पठन। इसमें मूल शब्द हो जाएगा पठन। ठीक है भैया, इसमें कहानी है तो इसमें हो जाएगा कह। इसमें हो जाएगा क्या, ये मूल शब्द है। अब आप देखो इसमें क्या क्या जोड़ा गया है। इसमें छलिया है तो छलिया में छोटी ई और या जोड़ा गया है। छोटी ई और या कहां पर है, यहां पर तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। छोटी ई यहां पर भी नहीं, यहां पर भी खत्म हो जाएगा। दो जगह है तो ये भी हो सकता है, ये भी। दूसरा में यहाँ पर पठनीय है, मैं बता सिखा रहा हूं आपको कि किस तरीके से छांटते हैं। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है तो किस तरीके से छांट के आप अपना ऑप्शन लगाओगे। यहाँ पर पठनीय है, इसमें बड़ी की मात्रा और ये है, बड़ी की मात्रा और ये इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कह है, कह में बड़ा आ के डंडा है तो बड़ा आ, और न यहाँ पर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आनी होगा, आनी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही इन सारी शर्तों को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछ लेना। आगे आ जाते हैं भाई, सवाल क्या कह रहा है। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, बोले क्या कह रहे हैं, बोले ये कह रहे हैं कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो भाई किसके अंग होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसको क्या बोलते हैं, बोले उसको वाक्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, वाक्य बोलते हैं। देखो वाक्य के अंदर एक से ज्यादा उद्देश्य भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा विधेय भी हो सकते हैं, लेकिन किसी वाक्य को बनने के लिए कम से कम एक उद्देश्य और एक विधेय चाहिए। तो जिसके अंदर एक उद्देश्य एक विधेय हो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, उसको वाक्य बोल देते हैं। काम खत्म, पैसा हजम। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला देख लो। अरे बड़ा लंबा सवाल है भाई, पूरे बोर्ड पे ही आ गया ये तो।
देखो क्या कह रहा है सवाल के अंदर, सवाल में कहा जा रहा है हमसे, सवाल में कहा जा रहा है, सवाल में कह रहा है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य पूछा जा रहा है कि ये पूरा वाक्य है कि इसमें पूरा वाक्य है, इसमें पूरा वाक्य है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, ये पूरा वाक्य है। और इस पूरे वाक्य में हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछा जा रहा है कि इसमें उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कर्ता, उद्देश्य हो जाता है हमारा कर्ता, जो कर्ता होता है सब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य। तो किसने लगाए भैया, आपको तेंदुलकर ने लगाए, तो तेंदुलकर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से पोस्टमार्टम हो गया इसका। आगे आ जाते हैं, आगे क्या कह रहा है भाई, सवाल नंबर ये रहा भाई, ये आया आपके सामने। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आप अच्छे जानते हो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की मैंने आपको विधि बताई थी, वो क्या थी कि उस शब्द के अंत में या तो आप क्रिया लगा लो, या आप सर्वनाम लगा लो, या फिर विशेषण लगा लो, है ना, कुछ भी लगा लो, आपको पता चल जाएगा। इन तीनों में से आप कुछ भी लगा लोगे, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे उत्साह में अगर क्रिया लगाऊं तो यहाँ पर उत्साह, उत्साह होता है या होती है, तो आपको उत्साह होता है, उत्साह से आदमी भर जाता है, समझ रहे हो, तो उत्साह होता है, पूछा है स्त्रीलिंग, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे आ जाते हैं, फिर यहाँ पर चक्रव्यूह, चक्रव्यूह होता है या होती है, चक्रव्यूह होता है, तो ये भी खत्म। ठीक है, उसके बाद मृत्यु होती है या हो जाता होता है, तो आपको मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्त्रीलिंग हमसे पूछा है और मृत्यु होती है तो स्त्रीलिंग, होता तो फिर पुल्लिंग हो जाता। जैसे संकल्प होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये आ रहा, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल के अंदर, सवाल में कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में कारक बताएं। इस वाक्य में हमें क्या बताना है भाई, इस वाक्य में हमें कारक बताना है। आप अच्छे जानते हो कारक कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा, कारक हो जाते हैं 8, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या पदान से, है ना, काकी के संप्रदान के लिए, या संप्रदान में को भी आ जाता है कभी कभी, कंफ्यूजन मत होना। संप्रदान के लिए मैंने आपको बताया था कि संप्रदान के लिए अगर हमेशा के लिए कोई वस्तु दी जाती है, अगर को वहां पर लगा है, को देखो कर्म के लिए भी को आता है और संप्रदान के लिए भी को आता है। अगर संप्रदान के लिए को आया होगा तो वो जो वस्तु दी जाएगी वो हमेशा के लिए दी जाएगी। कैसे भाई, वो हमेशा के लिए दी जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको सिखाऊं कि राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो कंबल दोबारा ले सकता है क्या, उनसे वापस ले सकता है क्या, नहीं ले सकता राजा वापस, तो हमेशा के लिए दिए हैं, तो इसलिए वहां पर संप्रदान होता है। जैसे जैसे राम ने धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए, है ना, धोबी को, वहां पर भी को आया है, लेकिन वो वापस ले लेगा, राम उस धोबी से जो कपड़े हैं वो वापस ले लेगा, तो वहां पर संप्रदान नहीं होगा, वहां पर फिर कर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है हमसे कि लोगों ने शोर गुल करके डाकुओं को भगाया, डाकुओं को भगाया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी आपको को मिल गया, यहाँ पर भी डाकू, है ना। अब बताओ, डाकू को हमेशा के लिए भगा दिया, डाकू तो फिर आ सकते हैं, हमेशा के लिए थोड़ी भगाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कर्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्म कारक। ये समझ में आई आपको। अगर डाकू, देखो एक डाकू को अगर शोरगुल करके भगा दिया तो आप अच्छे जानते हो डाकू फिर दोबारा आ सकते हैं, हमेशा के लिए थोड़ी चले गए, शोर मचाने से हमेशा के लिए थोड़ी ना चले गए, वो फिर वापस आ जाएंगे। तो वहां पर जो वापस आ जाए और को वहां पर लगा हो, तो सबसे बढ़िया फंडा यही है कि आप ये देख लो कि वहां पर परमानेंट काम कौन सा हो रहा है और परमानेंट कौन सा नहीं हो रहा। परमानेंट हो रहा है तो आप संप्रदान लगा दो, और परमानेंट नहीं हो रहा, टेम्परेरी हो रहा है, तो आप कर्म लगा दो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। भैया चैनल को लाइक करते हुए भी चलेंगे, चैनल को लाइक करते हुए भी चलेंगे, नए होंगे तो फिर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर आगे देखो क्या कह रहा है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। देखो हिंदी भाषा में हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वचन पूछे जा रहा है। देखो हिंदी भाषा में जो होते हैं वो 2 प्रकार के वचन होते हैं।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर हमसे संस्कृत में पूछा जाए तो, अगर हमसे ये पूछा जाए कि संस्कृत में जो वचन होते हैं वो कितने हो जाते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो आप ये वचन है, सॉरी, ये वचन होते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। समझ रहे हो? हिंदी भाषा में 2 होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, है ना, एक वचन और बहुवचन। लेकिन इसमें एक वचन, बहुवचन और एक वचन होता है, बहुवचन होता है और द्विवचन, सॉरी 3 हो जाते हैं ना, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, ये 3 हो जाते हैं। इसमें द्विवचन भी होता है, लेकिन इसमें एक वचन और बहुवचन होते हैं हिंदी वाले में। इसमें 2, उसमें 3 हो जाते हैं। कभी कभी दिमाग से लेट प्रोसेसिंग चलती है। आगे जाते हैं, क्या कह रहा है भाई सवाल के अंदर? देखो, इसमें कह रहा है हमसे सवाल में कि रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है, ऋण शब्द नहीं है कह रहा है वो हमसे। तो आप अच्छे जानते हो कि ऋण शब्द क्या होते हैं। ऋण शब्द वो होते हैं जिनका विभाजन ना हो सके, या आप ये कह सकते हो जिनको किसी भी आधार पर बदला ना जा सके, जिनको तोड़ नहीं सकते, उनको क्या बोलते हैं? उनको ऋण शब्द बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ऋण शब्द नहीं है, ऋण शब्द नहीं है, यानी कि एक शब्द इसमें ऐसा है जो टूट सकता है और बाकी नहीं टूट सकते। दिन, दिन का क्या संधि विच्छेद कर सकते हो, तोड़ सकते हो उसको, है ना? नहीं हो सकता, संधि हो ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकता। आंख, देखो आंख की स्पेलिंग गलत है, आंख ऐसे नहीं होता है, आंख ऐसे लिखा जाता है, आंख ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंख को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। क्या आप घोड़े को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। क्या विज्ञान को तोड़ सकते हो? हाँ तोड़ सकते। कैसे? इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा बी धन ज्ञान विज्ञान, इसको हम तोड़ सकते हैं। अगर ये टूट सकता है तो ये हमारा ऋण शब्द नहीं हो सकता। जो टूट जाता है वो ऋण शब्द नहीं होता, वो यौगिक भी हो सकता है और दूसरा और योग गुण भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। ठीक है भाई, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल में? सवाल में हमसे कह रहा है कि योग ऋण शब्दों की पहचान कीजिए। यहां पर कह रहा है योग ऋण शब्द की पहचान कीजिए। देखो, मैं योग ऋण शब्द का एक तरीका बताता हूं आपको। योग ऋण शब्द आंख मीच कर आप लगा दोगे। कैसे लगाओगे? जो बहुव्रीहि होता है हमारा, जो बहुव्रीहि होता है, जो बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि जो समास होता है, समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरण, जितने भी उदाहरण होते हैं, वो सब के सब योग ऋण होते हैं। बात समझ रहे हो? ये एक ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो योग ऋण वो शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। क्यों? योग ऋण शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं और किसी तीसरे को इंगित करते हैं। 2 चीजों से मिलकर बनेंगे और किसी तीसरे को इंगित करेंगे, तो वहां पर योग ऋण होता है। और योग ऋण की परिभाषा जो है वही बहुव्रीहि की होती है। 2 चीजों से मिलकर बनते हैं और किसी तीसरे को इंगित करते हैं। जैसे यहाँ पर पीताम्बर है, पीताम्बर, है ना, तो पीताम्बर क्या है? किसी तीसरे को करता है। घर तोड़ ही नहीं सकती, तो ये तो ऋण शब्द है, ये भी ऋण है। और इस सामाजिक तोड़ सकते हैं, समाज, है ना, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, सामाजिक में, समाज में एक प्रत्यय लगा हुआ है, समझ रहे हो? लेकिन पीताम्बर किसी तीसरे को करता है, और आप अच्छे जानते हो पीताम्बर जो है बहुव्रीहि का ही एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई इसमें? इस सवाल में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। हमसे एक वचन पूछा जा रहा है, किस चीज में? अन्य पुरुष सर्वनाम में। देखो, इसमें जो हमारे पुरुष होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, और एक हो जाता है अन्य पुरुष। तो तीसरी कैटेगरी जो है वो हमसे पूछी जा रही है। तो अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन, कैसे? एक वचन, एक वचन और बहुवचन होते हैं। मैंने बताया था कि हिंदी में अभी क्वेश्चन आया था, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने हो जाते हैं? 3, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। उसमें द्विवचन भी होता है। तो संस्कृत में 3 होते हैं वचन और हिंदी में 2 हो जाते हैं। तो एक वचन पूछा है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा भाई? एक वचन में क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम में सर्वनाम से संबंधित एक वचन। देखो, ये वाला जो होगा ना, एक वचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वे मतलब किसी कई जनों को दर्शा रहा है, तो ये बहुवचन होना चाहिए। लेकिन एक वचन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, अन्य जो अन्य पुरुष है ना, इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं वे, इसमें वह,
वे अन्य पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष बहुवचन, तो ये वे तो बहुवचन में आ जाएगा ना, जैसे इसकी स्पेलिंग अगर हम बनाएंगे तो दे बनेगी, दे आर, ठीक है भाई, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें नाम भी आता है किसी किसी का, जैसे नाम आ जाता है राम श्याम, है ना, राम श्याम कविता गीता, ये सब नाम जो आते हैं वो भी अन्य पुरुष में ही आते हैं एक वचन में। और ये देखो ये वाला है, ये वाला जो है ना वे, ये अन्य पुरुष का ही है, लेकिन ये कैसा है, ये बहुवचन है, उसने एक वचन पूछा है हमसे, पहले आप इस बात को समझो। इसमें अगर अन्य पुरुष में आप जाओगे तो बह और बै दोनों ही अन्य पुरुष के हैं, लेकिन बह जो है ये एक वचन का है और जबकि वे जो है ये बहुवचन का है, और पूछा है उसने हमसे एक वचन का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे यह साड़ी नई है, वाक्य में नई शब्द है, नई के बारे में पूछ रहा है कि नई जो है इसमें क्या है। इस वाक्य में जो वाक्य हमें दिया है, इस वाक्य में नई क्या है, नई क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है। तो आप अच्छे जानते हो यहाँ पर साड़ी है और साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, क्या है, साड़ी नई है। और साड़ी यहाँ पर क्या हो जाती है भाई, आप कहोगे यहाँ पर ये संज्ञा हो जाती है, क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। और जब किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है इसको संज्ञा ना कह के इसको अब क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विशेष से, इसको कहेंगे विशेष से। क्या बोलेंगे भाई, इसको विशेष से बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संज्ञा भी है लेकिन देखो हर संज्ञा जो होती है वो विशेष से होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो हर विशेष से क्या होता है वो संज्ञा होती है, लेकिन हर संज्ञा विशेष से नहीं हो सकती। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाते हैं। सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल, सवाल में कह रहा है कि जोतन पैजार मुहावरे का अर्थ है। जोतन पैजार मुहावरे का अर्थ है, जोतन पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ हमसे पूछा जा रहा है। तो जोतन पैजार का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। क्या होता है भाई, लड़ाई झगड़ा होना। ये तो रटने वाली चीज है, इसमें तो कोई ग्रामर का रूल लगेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। अगला बड़े लंबे लंबे सवाल है भाई, क्या बात, पूरा बॉडी घेर लिया इन्होंने। तो क्या कह रहा है भाई सवाल में, सवाल में कह रहा है हमसे कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि अगर तुम डाल पर चलोगे तो मैं पत्तों पर चलूंगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम डाल पर चलोगे तो मैं पत्तों पर चलूंगा, यानी तुम्हारे पीछे ही पीछे, जैसे तुम करोगे वैसा ही मैं करूंगा। तो खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, खेलना होगा, ये खेलन कहां से आया, खेलना। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, जैसा तुम करोगे वैसा ही मैं करूंगा। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे तुम करोगे वैसा मैं ही करूंगा। अगर तुम चालाकी दिखाओगे तो मैं भी चालाकी। तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल में, सवाल में कह रहा है हमसे कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, किसकी रचना है भाई जरा बताओ। बड़ा लॉलीपॉप से सवाल है, आप कह दोगे ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए सूरदास की, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, है ना। आगे आ जाते हैं, लॉलीपॉप सा था। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है अगले वाले सवाल में कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। आप अच्छे जानते हो कि ध्रुव स्वामिनी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की हो जाती है, जयशंकर प्रसाद की हो जाती है ध्रुव स्वामिनी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, यहां बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, आप पढ़ के आया करो, ये प्रैक्टिस का क्लास है तुम्हारा, पढ़ाने का थोड़ी है ये क्लास, पढ़ाने का थोड़ी है, ये तो प्रैक्टिस का क्लास है। आपको सब चीजें ऐसी पता होनी चाहिए, आपका रिवाइज हो जाए, जो पुरानी चीजें हैं वो याद हो जाए। फिर कह रहा है रानी केत की कहानी किसकी रचना है। आपको हर प्रैक्टिस सेट में एक दो तीन रचनाएं मिलेंगी जरूर, क्योंकि प्रीवियस अभी जो पीछे पेपर हुआ था पुलिस का, उसमें जो खत्म कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया पेपर, उसमें भी एक रचना आई थी, समझ रहे हो बात को। और वहां पर एक अलंकार भी पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, रानी केत की कहानी किसकी रचना है। तो रचना के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, किसकी रचना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इन
मुंशी इंसा अल्लाह खां की। किसकी भैया? ये इंसा अल्लाह खां होगा, इंसा अल्लाह खान। मुंशी इंसा अल्लाह खान इनका पूरा नाम है, यहां पर मुंशी भी लगा लेना। मुंशी मुंशी इंसा अल्लाह खान इनका सही नाम है। तो रानी केत की कहानी जो रचना लिखी है वो किसने लिखी है? मुंशी इंसा अल्लाह खान है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है भाई अगला? सवाल नंबर अगला आपके सामने, जल्दी से फटाक से इसका आंसर बताओ। वो कह रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट घट, तारा घाट उबरी ऊषा नारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है ना? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घाट ऊषा नागरी, तारा घाट ऊषा नागरी। यहां पर आप देखो देखो, ये कह रहा है कि अंबर पनघट में डूब गई, अंबर पनघट में डूब गई, यानी अंबर और पनघट में अब कोई भेद नहीं रहा। अंबर पनघट बन चुका है और पनघट अंबर बन चुका है। फिर कह रहा है कि तारा घाट, तारा घाट बन चुकी है और घाट तारा बन चुकी है, इनमें भी कोई भेद नहीं रहा। जब उपमा और उपमान में भेद खत्म हो जाए, उसमें कोई अंतर ना रहे, समझ रहे हो? जब उपमा और उपमान में कोई भेद ना रहे तो वहां पर क्या हो जाता है भाई? वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार, वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार। कभी मौका मिलेगा तो आपको ये रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार ये सब बता दूंगा। उत्प्रेक्षा में तो आप अच्छे जानते होंगे, इसकी ट्रिक मानो मनो जानो जनो ये सब होता है, तो उत्प्रेक्षा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तुलना होती है, यहाँ पर तुलना होती है, उपमेय और उपमान के बीच तुलना होती है। और रूपक में क्या होता है? उपमा और उपमान में भेद ही खत्म हो जाता है, जैसे यहाँ पर भेद खत्म हो गया। ठीक है, अंबर पनघट में डूब गई, यानी एक जैसे हो गए दोनों, कोई अंतर ही नहीं बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई आगे? ओहो ये सही है भाई, ये बढ़िया बनाया उन्होंने। क्या कह रहे हैं? ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी है। वाह भाई वाह भाई, जिसने पीडीएफ बनाई है वाकई में दिल जीत लिया उसने, उसने दिल जीत लिया वाकई में। उसने कहा कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सभी करें, सभी। यहाँ पर शेयर और लिख देते तो मजा आ जाता। यहाँ पर शेयर और, चलो मैं लिख देता हूँ शेयर, यहाँ पर शेयर मैं लिख देता हूँ। अगर शेयर भी कर देंगे क्लास को तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है भाई, अब करोगे सभी कर लो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हालांकि ये अच्छा किया उसने जिसने भी लिखा है, ताकि याद आ जाए आपको कि अब क्लास के साथ साथ हमें कुछ और भी करना है। तो क्लास आपको कैसी लगी ये बात आप कमेंट करके जरूर बताना। लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, और शेयर भी कर देना, और ये सभी आपके लिए उपयोगी हो जाते हैं। ठीक है भाई, बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।